गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी के उन 50 सवालों का चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम हो, उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, पहला सवाल है, ये जितना भी सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा है सारा क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, और ये टोटल 50 सवाल मिलेंगे ज्योग्राफी के। तो आज का जो पहला सवाल है, बोला क्या है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को बोलते हैं उपसौर की घटना। ठीक है, और ये उपसौर की घटना जो घटती है, ऑप्शन दे रखा है 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर और 3 जनवरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 जनवरी। ठीक है, दो तरह की घटनाएं घटती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। एक होती है अपसौर की घटना, दूसरी होती है उपसौर की घटना। जब दूरी कम हो जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी न्यूनतम दूरी हो जाए, सबसे कम, उसको बोलते हैं उपसौर। और जब सबसे ज्यादा रहेगा दूरी, उसको बोलते हैं अपसौर। तो उपसौर की घटना घटती है आपका 3 जनवरी को। और दूसरा क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, मतलब कब सबसे ज्यादा दूर होंगे, तो सबसे ज्यादा दूर को बोलते हैं अपसौर की घटना। तो अपसौर की घटना होता है आपका 22 सितंबर को, सॉरी 4 जुलाई, 4 जुलाई को। ठीक है, अपसौर घटना घटती है आपका 4 जुलाई और उपसौर घटना घटती है आपका 3 जनवरी को। आइए तीसरा सवाल है कि पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं। ऑप्शन देखा है प्रकाश वर्ष, हैदम, नॉटिकल मील और किलोमीटर। तो का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखते हैं कि अधिकांश मौसमी घटनाएं जो हैं किस मंडल में संपन्न होती है। डैश मंडल में संपन्न होती है, वहाँ ऑप्शन देखा है। ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, शोभ मंडल, दो क्षोभ मंडल, एक क्षोभ सीमा है, और चौथा है आपका आयन मंडल। तो जो मौसमी घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा किस मंडल में घटित होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में। सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में, जैसे बादल का बरसना, ऐसा क्षोभ मंडल में आते हैं ये सब। सवाल नंबर 5 कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन दे रखा है मीथेन, नाइट्रोजन, ओजोन और हीलियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ओजोन। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 में है, डोलड्रम पेटी की सामान्यतः स्थिति कहाँ होती है। जो डोलड्रम पेटी होती है वो सामान्यतः पृथ्वी के किस हिस्सों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो उसका ऑप्शन दे रखा है भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। इसका जो सही आंसर होगा वो भूमध्य रेखा के निकट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें। देखिए, एक 7वां क्वेश्चन दिया कि फैरल का नियम किससे संबंधित है। फैरल जो महोदय थे वो नियम दिए थे जिनका संबंध जो है पवनों से है। ठीक है, जब आप पढ़िएगा पवन के बारे में, उसमें फैरल का नियम कहा था। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है पवनों का नियम। फैरल का नियम संबंधित है किससे, पवनों के नियम से, पवनों की दिशा से। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है। टोर्नेडो जो होता है, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य होता है, ये सवाल पूछा है आपका। और इसका जो ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वो है आपका एक अति उच्च वायुदाब का क्षेत्र, एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र, एक अति ऊंची समुद्री तरंग और एक सनातन पवन। ठीक है, पवनों से तात्पर्य क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो होता है वो कहता है टोर्नेडो। सवाल नंबर 9 जो है, पछाव, पछाव शब्द से क्या तात्पर्य है। और ऑप्शन देगा एक नीचा बादल, एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, एक ऊंचा बादल और एक ओले का बादल। पछाव शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक ऊंचा बादल। एक ऊंचा बादल को बोलते हैं पछाव। एक ऊंचा बादल क्या बोलते हैं, पछाव बोलते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 10 का बोलते हैं कि समुद्री जल में कौन सी यौगिक सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा। ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फाइड। तो बच्चा वो जानता है कि समुद्री जल में क्या मिलता है आपका, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं NaCl, या साधारण नमक भी बोल सकते हैं। आइए गल्फ स्ट्रीम क्या है, सवाल नंबर 11 है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। ऑप्शन दे रखा है अंध महासागर की एक ठंडी धारा, प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा, अंध महासागर की एक गर्म धारा और प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंध महासागर की एक गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अंध महासागर की एक गर्म धारा है। आइए, हिंद महासागर की गर्म धारा कौन सी बताना है। हिंद महासागर की गर्म धारा कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है लेब्राडोर, अगुलहास, क्यूरोसियो और हम्बोल्ट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अगुलहास। अगुलहास धारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म धारा में आती है, अगुलहास। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 13 पे आते हैं। सवाल नंबर 13 बोलता क्या है कि लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। लाल सागर जो है किसका उदाहरण है? और ऑप्शन दे रखा है वलित संरचना का, भ्रंश संरचना का, लावा संरचना का और अवशिष्ट संरचना। ठीक है, ये आपको बताना कि लाल सागर कैसा उदाहरण है। वलित संरचना, भ्रंश संरचना, लावा संरचना और अवशिष्ट संरचना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसकी संरचना है लाल सागर? भ्रंश संरचना का उदाहरण पड़ता है। आइए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो होते हैं वो किस चट्टानों से होती है, ये आपका सवाल है। और ऑप्शन दे रखा है आग्नेय चट्टान, तलछटी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों। आपका हो जाएगा आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। आग्नेय चट्टान से और तलछटी चट्टान दोनों से क्या मिलती है? रूपांतरित चट्टान बनती है। अगला सवाल है कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? कौन सी चट्टान जो है जैविक चट्टान है? ऑप्शन दिया है मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट और स्लेट। ऑप्शन है मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट और स्लेट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोयला। जैविक चट्टान कौन सी है? कोयला है। आगे आते हैं, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? देखिए, नदियों द्वारा बहा कर बनाई गई मिट्टी क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर में दिख रहा, कौन सी मिट्टी बोलेंगे हम लोग? जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 17 देखते हैं। उन सभी स्थानों को जिन पर एक त्वरित झंझा एक ही समय पर होता है तो उससे मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ठीक है, त्वरित झंझा एक ही समय पर होगा, उसे मिलाने में रेखा को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन देखा आइसोसाइट, आइसोहाइट, आइसोक्रोन, आइसोब्रोड और आइसोफीन। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइसोब्रोड। हो जाएगा आपका क्या? आइसोब्रोड। आइए सवाल नंबर 18 देखेंगे। आइसोबाथ। आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पूछा है, आइसोबाथ जो रेखा है उसको किस चीज़ को दर्शाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं आइसोबाथ का? ऑप्शन दे रखा है वायु दाब, ऑप्शन है वर्षा, गहराई और हिमपात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गहराई। आइसोबाथ किसको दर्शाता है? गहराई। सेम गहराई को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोबाथ। ठीक है, विली विली से क्या तात्पर्य? ये ऑप्शन दे रखा है, विली विली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये ऑप्शन है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है भूकंप। तीसरा ऑप्शन नंबर अत्यधिक उच्च ज्वार और चौथा ऑप्शन है आपका भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये बताएं कि विली विली से क्या तात्पर्य? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ही क्या बोलते हैं हम लोग? विली विली बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसका नाम क्या है? विली विली। ठीक है, आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। रिएक्टर जो है मापक के किसका मापन किया जाता है? रिएक्टर मापक से, रिएक्टर जो मापक उससे किसका मापन करते हैं? ऑप्शन देखा है पवनों का वेग, भूकंप, गहराई और ऊष्मा। ये तो सब लोग जानते हो कि रिएक्टर किसके लिए होता है? रिएक्टर स्केल भूकंप के लिए। किसके लिए? भूकंप के लिए। सवाल नंबर 21 आते हैं कि अधिकतर भारतीयों का संबंध डैश समूह से है? अधिकतर भारतीयों का समूह किस समूह से है? ऑप्शन समूह का नाम दिया है कॉकेसाइड, निग्रोआयड, ऑस्ट्रेलायड और मंगोलायड।
तो अधिकतर जो भारतीय हैं उनका संबंध किससे मिलेगा, तो ये बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा कॉकेसाइड हो जाएगा, कॉकेसाइड। कॉकेसाइड से इनका संबंध है भारतीयों का। ठीक है। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम जानते हैं? देखिए यहाँ सवाल पूछा कि अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है बुशमैन, अल्पाइन, अमेरिन और मेजिस्टो, मेस्टिजो, है ना। बुशमैन है, अल्पाइन है, अमेरिन है और मेस्टिजो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिन। अमेरिका के जो रेड इंडियन लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? अमेरिन बोलते हैं। आइए सवाल नंबर 23 देखते हैं। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? चावल जो है वो किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल में आती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, स्टेपी, मानसून और भूमध्य सागरीय। ठीक है। तो चावल जो है सबसे बढ़िया किस क्षेत्र में होगा? ये हो जाएगा आपका मानसूनी क्षेत्र में। जहाँ पर मानसूनी क्षेत्र होगा वहाँ चावल सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। आइए 24 नंबर सवाल। कौन सा क्षेत्र रसदार फलों जैसे नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र जो है रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? रसदार फल जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब रसदार है। तो ऑप्शन रखा है मरुस्थलीय, मानसूनी, शीतोष्ण घास भूमियाँ और भूमध्य सागरीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है क्या है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में क्या होता है कि ज़्यादातर आपका मिलेगा रसदार फल। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं 24 के बाद। सवाल नंबर 25 में क्या बोला गया है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के लिए वनों के लिए महत्वपूर्ण है? मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण। कौन सा जो क्षेत्र है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण। आपका ऑप्शन दे रखा है मानसून प्रदेश, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश और शीत शीतोष्ण प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीत शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन नंबर। ठीक है। मुलायम लकड़ी के लिए लकड़ी के वनों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? शीत शीतोष्ण प्रदेश। आते हैं सवाल नंबर 26 पे। बोलता क्या है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है आपका भारत, सूडान, ब्राजील और चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। अगला सवाल है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये सवाल है। ऑप्शन देखा है चीन, भारत, ब्राजील और यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है। सवाल अगला है 28वां सवाल है कि लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है यूएसए, यूएई, सूडान है और चीन है। यूएसए, यूएई, सूडान और चीन। तो लंबे रेशे वाली कपास जो है सबसे ज़्यादा जो होगा वो होता है यूएसए। कहाँ होता है? यूएसए। आइए, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। मांस का, पोर्क का, मक्खन तथा घी का और पनीर। भारत संसार में किसका उत्पादन में सबसे बड़ा है? उत्पादन में मतलब सबसे ज़्यादा उस चीज़ का उत्पादन भारत में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मक्खन तथा घी। ठीक है। मक्खन तथा घी का। यहाँ ये पोर्क होता है, पोर्क बोलते हैं सुअर के मीट, सुअर के मांस को पोर्क। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा? मक्खन तथा घी। आइए सवाल नंबर 30 बोला है संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पूछा है मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और ऑप्शन दे रखा है चीन है, रूस है, जापान है और नॉर्वे है। तो संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहेगा चीन। ठीक है। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गंधक पूछ रखा है।
तो गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा आपका, ऑप्शन में रखा है यूएसए, रूस, जापान और मैक्सिको। तो गंधक का हो जाएगा आपका यूएसए, ऑप्शन नंबर ए। सवाल बताते थे संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश, सीमेंट पूछा है कि सीमेंट सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है। आपका इसमें ऑप्शन है भारत है, जापान है, यूएसए है और रूस है। भारत है, जापान है, यूएसए है और रूस है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए। ठीक है। फिर पूछा है क्या कि रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है। रेल इंजन का जो है सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ किया जाएगा, किस देश में। ऑप्शन है यूएसए, रूस है, भारत है और चीन है। यूएसए, रूस, भारत और चीन। सही आंसर हो जाएगा इसका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आइए सवाल नंबर 34। यहाँ बोला कि किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है भारत, क्यूबा, रूस और ब्राजील। इसका जो सही आंसर हो जाएगा किसको बोला जाएगा, क्यूबा को। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, क्यूबा। आइए सवाल नंबर 35 देखते हैं। प्रसिद्ध करीबा बांध, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है सवाल एग्जाम में कि प्रसिद्ध जो है करीबा बांध जो है किस नदी पर, नील नदी पर, नाइजर नदी पर, जाम्बेजी नदी पर और अमेजन। तो सबसे प्रसिद्ध करीबा बांध जो है वो मिलेगा आपका जाम्बेजी नदी। कहाँ मिलेगा, जाम्बेजी नदी। सवाल नंबर 36 क्या बोलता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये फंसाना सवाल है, क्या कि दक्षिणतम बिंदु बहुत बच्चा लोग क्या करना उसका नाम याद करते। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट बोल देंगे या मुख्य भूमिका बोलेगा तो कन्याकुमारी बोल देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नाम ना देकर आपका वो दे दिया, विस्तार दे दिया है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछा है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक होता है। तो आपको बताना कि कौन सा है। आपका दिया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये सवाल देख रहा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है। अब देखिए उत्तर की ओर पूछ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर की ओर जब पूछेगा सवाल तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रहा है वही उत्तरी अक्षांश में बताना है। तो 36 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 8 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 36 डिग्री आपका 12 मिनट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के उत्तरी की ओर सबसे सुदूर बिंदु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर का सबसे सुदूर बिंदु हो जाता है आपका इंदिरा कौल। ठीक है, उत्तर का इंदिरा कौल, दक्षिण का इंदिरा पॉइंट, पूर्व का हो जाता है आपका किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिम का हो जाता है आपका गुहार मोती जो आपका गुजरात में है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 38। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है और सवाल पूछा है आपका ऑप्शन देखा गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में और कन्याकुमारी के दक्षिण में। ये ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु के पूर्व में, तमिलनाडु के पूर्व में। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी जो K2 है वो किस श्रेणी का हिस्सा, ये सवाल पूछा है। ऑप्शन है केंद्रीय हिमालय, फ्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी और कुमायूं श्रेणी। इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। K2 जो है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। अगला सवाल आपका है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकाय द्वीप समूह कहा जाता है। भारतीय अरब सागर के स्थित भारतीय द्वीपों के किस समूह को जो है मिनिकाय द्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन रखा उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। आंसर हो जाएगा दक्षिणी। क्या हो जाएगा, दक्षिणी। आइए 40 के बाद देखते हैं सवाल नंबर 41।
टोटल 50 सवाल इसमें एमसीक्यू के रूप में है। टेक्स्ट बोलता है क्या है कि तीस्ता नदी, तीस्ता जो है किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। सवाल पूछा कि तीस्ता जो है किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी के रूप में आता है, और ऑप्शन दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गोदावरी। तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है। 42वां सवाल है कि सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है। देखिए, सतपुड़ा और विंध्याचल ये दो पर्वत श्रृंखला हैं, उनके बीच में बहने वाली नदी का नाम बताना है। ऑप्शन दे रखा है गोदावरी है, गंडक है, ताप्ती है और नर्मदा है। गोदावरी, गंडक, ताप्ती और नर्मदा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नर्मदा। आपको पता है कि नर्मदा जो है रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी में आती है। ये सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य पर्वत के मध्य में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। आइए, ग्रीष्मकालीन मानसून, सवाल नंबर 43। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ग्रीष्मकालीन मानसून जो है किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ऑप्शन दे रखा है हिमालय, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है पश्चिमी घाट और ऑप्शन नंबर डी है गंगा सिंधु का मैदान। ग्रीष्मकालीन मानसून जो है सबसे पहले किस क्षेत्र में पहुंचेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट में सबसे। ग्रीष्मकालीन मानसून जो है पश्चिमी घाट में सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है। आइए सवाल नंबर 44 देखेंगे कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। गीली होने पर फैल जाएगा और जैसे ही शुष्क मतलब सूखेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? दरार आ जाएगा। ऑप्शन दे रखा है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जब गीली होगा तो ये फैलेगा, ठीक है, और जैसे ही सूखेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? दरार पड़ जाएगा। आइए सवाल नंबर 45 देखते हैं। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो बोला कि किस मिट्टी में जल अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए उधर में सिंचाई कम भी करेंगे फसल में तो फसल आपका अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन दे रखा है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट। बताना है ऑप्शन हिसाब से कि कौन सा मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो वो होती है काली मिट्टी, जिसमें काली मिट्टी में। ठीक है। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट जो है किस फसल की बीमारी है? ऑप्शन है आलू, टमाटर, केला और कपास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रूट नॉट जो फसल है वो टमाटर का है। किसका? टमाटर फसल की बीमारी है रूट नॉट। ठीक है। आइए, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने की फसल जो है किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? ऑप्शन है रस्ट, रेड डॉट, बंची टॉप और स्मट। ठीक है। देखिए गन्ने किस्म देखिए एक सड़न होता है, लाल सड़न रोग हो जाता है उसमें। देखिए गन्ना में कि जो उसका जो डंठल होता है उस गन्ने का, तो उसमें रेड रेड आपको दिखेगा। तो रेड रेड होता है ना, उसी का नाम है क्या है? रेड रॉट। रेड रॉट बीमारी जो गन्ने के फसल में होती है। ठीक है। आइए सवाल नंबर 48। ब्लैक आर्मी किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? सवाल पूछा है कि ब्लैक आर्मी जो है किस फसल को हानि पहुंचाता है? बाजरा है, गन्ना है, कपास है और चावल है। इसका सही आंसर है कपास। आइए, खैरा नामक बीमारी जस्ते कमी से, देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट। खैरा नामक बीमारी जो है किसकी कमी से होती है? जस्ते कमी से होती है। और किससे किस फसल में होता है? खैरा होता है चावल में। किसमें होता है? चावल में। ठीक है। अगला है स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? स्मट नामक बीमारी जो है किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा? ये ऑप्शन दे रखा है आपका गेहूं है, चावल है, आपका बाजरा है और गन्ना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। ठीक है। तो आज ये आपका ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा है और ये निरंतर ही चलते रहेगा। आज 50 क्वेश्चन हुआ है, फिर किसी दिन 50 क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का ही। और ऐसे हमारा कोशिश रहेगा कि लगभग 1000-2000 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का वो कंप्लीट करवा दें, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई तो समस्या नहीं करना पड़े। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है सो यही सब सवाल पूछता है और घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।